नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हिंदी साहित्य पढ़ते समय हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय जानना प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए अत्यावश्यक है। सबसे पहले तो हम यह विचार करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास होता क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास से तात्पर्य क्या है। साहित्य का इतिहास जाहिर है जिस इतिहास में साहित्य की बातें कही जाएंगी। इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो मित्रों, इतिहास इति जोड़ हास्य से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ। अर्थात साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो ऐसा ही हुआ हिंदी साहित्य के संदर्भ में। हिंदी साहित्य में भिन्न भिन्न परिस्थितियों, भिन्न भिन्न कालखंडों में क्या क्या हुआ, इन सब की जानकारी हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण अर्थात जिसमें हमारा अक्स दिखाई देता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहने का तात्पर्य क्या है? साहित्य में भी हमें समाज का अक्स दिखाई देता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जिस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, जैसी मानसिकता होती हैं लोगों की, जैसी विचारधाराएं होती हैं, जिस ओर लोग उन्मुख होते हैं, ये सारी बातें तो साहित्य में दिखती है। साहित्य समाज का अक्स ही तो दिखाता है। तभी तो कहा गया है कि किसी भी देश का, उसकी कोई भी परिस्थिति, किसी भी देश की कोई परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति हो, साहित्यिक परिस्थिति हो, किसी देश का ज्ञान प्राप्त करना हो, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, आचार विचार, साहित्यिक परिस्थितियाँ हो या सामाजिक परिस्थितियाँ हो, चाहे वो राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, इन सबों की प्राप्ति के लिए हमें उस देश, उस जगह की साहित्य की आवश्यकता होती है। वहाँ के साहित्य के अध्ययन से हमें इन सारी बातों की जानकारी मिल जाती है। तभी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। वो सारी चीज़ें हमें साहित्य के माध्यम से ही तो प्राप्त होती हैं। हम विचार कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इन सभी कालखंडों की सीमा अलग अलग है, समय सीमा अलग अलग है। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद रीतिकाल की समय सीमा है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। और फिर आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा
विक्रम संवत 1900 से अब तक चली आ रही है। ये तो हुई समय सीमा विभिन्न काल की, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। अब इनका काल विभाजन विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से किया है, वह हम अगले किसी व्याख्यान में बात करेंगे। जैसे गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि आदि। खैर, अब हम आते हैं सबसे पहले आदिकाल पर। आदिकाल, आदिकाल अर्थात आदि, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, आदि मतलब शुरुआत। तो प्रारंभिक युग को, आरंभिक युग को हम आदिकाल कह सकते हैं। वैसे विभिन्न विद्वानों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंती युग कहा। ऐसे ऐसे कई नाम दिए गए। किसी ने चारण काल कहा, रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा। तो इसी तरह आदिकाल मतलब कि शुरुआत का युग, शुरुआती काल को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां थीं, सामाजिक, राजनीतिक, ये हर्षवर्धन के काल से शुरुआत होती है और धीरे 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 उस युग में जो सामाजिक परिस्थितियां थीं, राजाओं का जिस तरह से व्यवहार और अपने राज्य का विस्तार करना, धीरे 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 क्षरण होता गया। तो जितनी भी संपदा थी, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वैचारिक हो, उन सब का धीरे 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 ह्रास होने लगा। हम परिस्थितियों में, आदिकाल की परिस्थितियों के अंतर्गत उन सभी बातों पर विचार करेंगे अगले व्याख्यान में। तब उसके बाद दूसरा आता है भक्ति काल। जब समाज का रूप विद्रूप होने लगा तो लोग ईश्वर की शरण में जाने लगे। स्वाभाविक है, जब हम चारों ओर से निराश होते हैं, टूटते हैं, तो एक ही सहारा हमें दिखता है, ईश्वर। तो उस ईश्वर की ओर उन्मुख हुए। अब भक्ति काल संक्रमण काल था, जिस समय एक ओर हर्षवर्धन के राज्य का पतन शुरू हुआ, तो दूसरी ओर मुसलमानों का आगमन शुरू हुआ। फिर वैचारिक मतभेद, बहुत सारी परंपरा, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, इन सब ने अपने जड़ फैला लिए और उन सभी जड़ों को काटने के लिए, मनुष्य को मनुष्यता समझाने के लिए हमारे कवियों ने बीड़ा उठाया। चाहे कबीरदास हो, चाहे जायसी हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास। मित्रों, जब हम बात करते हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल की पुनः 2 धाराएं हैं। पहला निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले को हम निर्गुण कहते हैं, जिसमें ईश्वर ब्रह्म एक है, वह शक्ति एक है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। वह एक शक्ति है जो सारे संसार को नियंत्रित करती है, सारे संसार को चलाती है, लेकिन उसे किसी आकार में हम नहीं बांध सकते हैं, ऐसा निर्गुण वालों का मानना था। निर्गुण में भी पुनः 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब ज्ञानाश्रयी, जिसमें हठ योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से
समाज सुधार का कार्य करने का बीड़ा उठाया कवियों ने, जिसके प्रतिनिधि कवि हम कबीरदास को देखते हैं, जिन्होंने इस संसार को, इस समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया। अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने आडंबर पर आक्षेप किया, उन्होंने मनुष्य को मनुष्यता सिखाई, उन्होंने लोगों के वैचारिक मतभेद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। आडंबर पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। कहने का मतलब है कि पत्थर यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? उसकी उपयोगिता। वही पत्थर जिससे वो चक्की बनाई जाती है, और चक्की जो अनाज पीसता है, अनाज पीसने के बाद वह मनुष्य के पेट को भरता है, पोषण करता है, वह चक्की भली है जिससे मनुष्य अपना पेट भरता है। तो यहाँ कबीर ने मनुष्य को उसकी उपयोगिता बताई है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता तभी है, उसका मूल्य तभी है जब वह उपयोगी हो। तो मनुष्य को मनुष्यता अपनाना चाहिए, अपने उन मानवता के गुणों को विकसित करना चाहिए जिससे वह अपने जीवन को मूल्यवान स्थापित कर सके, मूल्यवान बना सके। दूसरी ओर दूसरी शाखा है ज्ञानश्रेय शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि जायसी माने जाते हैं। जायसी जो एक सूफी कवि थे, जिन्होंने बीड़ा उठाया समाज सुधार का, हिंदुओं के घरों की प्रेम कथाओं को आधार बनाकर उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्याख्या की। ताकि हिंदुओं और मुसलमानों में जो वैचारिक मतभेद था वह पट सके, खत्म हो सके। उसके बाद भक्ति काल की दूसरी शाखा सगुन शाखा। सगुन के अंतर्गत कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दो शाखाएं हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा जो 1700 विक्रम संवत से शुरू होती है और 1900 विक्रम संवत तक चलती है। रीतिकाल में रीतिबद्ध साहित्य में बहुत सारे छंद, अलंकार, इन सब का प्रयोग होना शुरू हुआ और कई रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त कवि हुए, जिसके प्रमुख कवि बिहारी, घनानंद, मतीराम, केशवदास आदि आते हैं। इसके बाद की अगली कड़ी आधुनिक काल। आधुनिक काल में साहित्य की अन्य विधाओं का भी प्रयोग बढ़ा, अन्य विधाएं भी प्रस्फुटित हुई। साहित्य की अन्य विधाएं अर्थात जहाँ गद्य और पद्य दो तरह के काव्य हुआ करते थे, धीरे धीरे गद्य का भी विकास हुआ। गद्य में भी कई कई विधाएं आई, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, डायरी आदि आदि। आधुनिक काल में काव्य के क्षेत्र में कई वाद आए। आधुनिक काव्य जहाँ से खरी बोली हिंदी का प्रारंभ शुरू होता है और
अनवरत साहित्य अपनी गति को प्रवाह देती है। काव्य के क्षेत्र में छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता, अकविता आदि आदि कई ऐसे वादों का उदय हुआ। अब तो हम जापान से आई हुई हाइकू वगैरह बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न काल में, विभिन्न समय में अलग अलग तरह की प्रवृत्तियाँ उदित हुई, जो कि समय, समाज, व्यक्ति की आवश्यकताएं, इन सब के फलस्वरूप उत्पन्न हुई और आगे बढ़ती चली गई। मित्रों, यह तो था हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय। धीरे धीरे अगले व्याख्यान में मैं अलग अलग आदिकाल, भक्तिकाल, इन सब की विभिन्न परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, इन सब के विषय में आप लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित होंगी। धन्यवाद।